नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बी न्यूज़ चैनल से और ख़बरों के दौर को मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। और आपको पता है कि पूरे देश भर के अंदर कोरोना जो बीमारी भयंकर बीमारी ने जकड़ा हुआ पूरे देश के लोगों को और एक तरह से आर्थिक तौर पर सभी देशों को कमज़ोर कर दिया है। उसी तरह से हमारे भारत में भी यही हाल है। हमारे देश भारत के अंदर कोरोना के केसेस 1 लाख से भी ज़्यादा जा चुके हैं और उसके अलावा जो बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों की नौकरियां छुटी है, वो अलग है। और साथ के साथ दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ना जाने कितने ही राज्यों से लोग पलायन भी कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी जो डॉटर है प्रियंका गांधी, उन्होंने 1000 बसें यूपी बॉर्डर पर लाकर खड़ी की थी ताकि लोगों को यूपी के अंदर बसों में बिठाकर उनके ज़िले तक, उनके गांव तक पहुंचाया जा सके। लेकिन मोदी राज के अंदर और योगी राज के अंदर, क्योंकि यूपी के अंदर योगी राज है, यानी कि योगी आदित्यनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और उन्होंने 2 दिन तक यूपी के अंदर बसों को जाने नहीं दिया। और उनका कहना था कि बसें अनफिट है, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट बसों के पास नहीं था, उनको अनफिट करार दिया गया। और 2 दिन के बाद बसें जो है वापस अपनी जगह पे रवाना हो चुकी है। और उसके अलावा कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाया गया और साथ में जो यूपी प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उसको भी, उसके खिलाफ भी एफआईआर की गई। प्रियंका गांधी ने 1000 बसें यूपी बॉर्डर पर लगाई थी ताकि प्रवासी मजदूर जो यूपी तथा बिहार जाना चाहते हैं वे बिना किसी कष्ट के इन बसों का सहारा लेकर अपने घर पहुंच सके। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बसों को यूपी में प्रवेश ही नहीं होने दिया, जिसके 2 दिन बाद ये बसें प्रियंका गांधी ने वापस बुला ली गई। देखिए इन बसों को वापस जाते हुए, अभी आप वीडियो भी देखेंगे। उसके अलावा यूपी बॉर्डर पर जितने भी प्रवासी मजदूर जो अपने गांव जाना चाहते हुए जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे, उनका भी गुस्सा आप वीडियो में देखेंगे। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी चल रही, योगी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद। तो बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब चुनाव दोबारा आएंगे तब हम योगी मोदी दोनों को अपनी वोट की ताकत से सबक सिखाएंगे। इसके साथ ही गुजरात मॉडल जो पूरे भारत में दिखाकर जनता को, पूरे गुजरात मॉडल को एक आकार बनाकर पूरे भारत के सभी राज्यों में नरेंद्र मोदी ने जाकर गुजरात मॉडल का सहारा लेकर जब वोट मांगी थी और सत्ता में आए थे 2014 में, सत्ता में जब दोबारा आए थे, उसी गुजरात के अंदर भी वहाँ पे जो मौजूद प्रवासी मजदूर है उन्होंने भी सड़कों पर तोड़फोड़ की हुई है, गाड़ियों को आगजनी की हुई है, पुलिस वाले को पथराव कर रहे हैं, आते जाते गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। उनकी सिर्फ मांग यही है कि हमें हमारे गांव तक पहुंचाया जाए। अगर गांव तक नहीं पहुंचा सकते तो हमें यहाँ पे भरपूर मात्रा में खाना प्रोवाइड कराया जाए ताकि हम खाना खा सके और किराया भी दे सके और कुछ पैसा हमारे हाथ में दिला जाए कंपनियों के माध्यम से, जहाँ पर भी वे काम करते हैं। उनके मालिकों ने पैसा देने से भी साफ मना कर दिया। तो वहाँ के प्रवासी मजदूर भी यूपी के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही है, प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है, उनको भी तोड़ा जा रहा है। कार जो भी सामने आ रही है उनको तोड़फोड़ किया जा रहा है और सड़कों पे उन्होंने चक्का जाम किया हुआ, हल्ला गुल्ला मचा हुआ। चलिए तो देखिए, ये जो भी मैंने आपको बातें बताई अभी, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर सारे का सारा गुजरात मॉडल भी और यूपी बॉर्डर पर जो नारेबाजी चल रही है वो भी, और जो बसें वापस योगी आदित्यनाथ ने अनफिट बसों को बताकर वो वापस अपने जो स्थानों पर लौटते हुए, ये सब भी वीडियो आप देखिए और फिर आप खुद ही डिसीजन कीजिए कि हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है, मजदूरों के साथ क्या होने लग रहा है। जो मजदूर हमारे वोटर भी है, जो मजदूर देश का निर्माण करने वाले लोग भी, जो मजदूर भारत के निवासी भी है और जो मजदूर भारत के नागरिक भी है, और सबसे बड़ी बात है जो मजदूर हिंदू भी है। यानी कि अगर एक हिंदू मर जाता तो मीडिया इतना शोर मचाती है, और आज जो हिंदू मजदूर है वे सड़कों पर किस तरह से मरने लग रहे हैं, किस तरह से चलते चलते मर रहे हैं, पैरों में छाले हो रहे, भूख प्यास से मरने लग रहे हैं। आज उन हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है मीडिया के अंदर।
कोई भी चैनल उन मज़दूरों को बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि वे मज़दूर है। इस वक्त वे मज़दूर है। अगर आज के वक्त में चुनाव होता और दूसरी पार्टी होती तो यही केंद्र में बैठी जो है नेता और मीडिया वाले इनको मुद्दा बनाकर वोट मांगते। तो चलिए इन वीडियो को देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखें। और सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और दब के सब्सक्राइब कीजिए। इतना सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लोगों को आंखें खुल जाए कि हम किस देश में जी रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। और जो हमारे देश के दूसरे व्यक्ति है, जो आम आदमी है, जो सत्ता में नहीं बैठे, वे भी इन मजदूरों की मदद करें जितना हो सके और एक दूसरे की मदद करें, ताकि इस कोरोना जैसे संकट बीमारी में एक दूसरे की मदद लेकर हम आगे बढ़ सकें। तो देखिए इन वीडियो को। कनेक्शन नेट हो रहा है। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है।
चलिए खबरों के दौर को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर ब्राह्मण समाज यानी कि वैश्य समाज जो है नदी के अंदर खड़ा होके धरना प्रदर्शन कर रहा है और धरना प्रदर्शन के जरिए क्या मांग कर रहा है। मांग उनकी ये है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए, यानी कि एससी और एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण है उसको समाप्त किया जाए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको आरक्षण के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो देखिए। आरक्षण के विरोध में ब्राह्मण समाज ने आज जल सत्याग्रह किया है। शीतलदास की बघिया में तमाम ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर पहुंचे और साथ ही सपाक्स ने भी यहां पर जल सत्याग्रह को समर्थन दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि जो आरक्षण है उसको खत्म किया जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर जल सत्याग्रह कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं क्या मांगे हैं आप लोगों की। आज जल सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? आरक्षण को खत्म किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज के लोग सब मिलकर हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले बताया कि हमें माई के लाल, हमें त्रिपुंडधारी, हमें जनेऊधारी। उसके बाद हमने आरक्षण विनाशाय स्वाहा किया। आज हम सांकेतिक जल सत्याग्रह कर रहे हैं 3 घंटे का। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां सवर्णों के बारे में क्या मत रखती हैं उसको स्पष्ट करें, नहीं तो आने वाले समय में हम नाको चने उनको दबा देंगे और उनको पता चल जाएगा कि सवर्णों का भी क्या योगदान रहता है सरकार बनाने में। 3 घंटे का जल सत्याग्रह है, इसके बाद अगला स्टेप, अगली रणनीति क्या है? अगला स्टेप 10 तारीख को हम लोग नर्मदा जी के किनारे लगभग पूरे प्रदेश में घाटों के किनारे मुंडन संस्कार करेंगे। उसके बाद हम आगे के भी आंदोलन करेंगे और हम चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे जब तक राजनीतिक पार्टियां ये नहीं बताती कि सवर्णों के बारे में उनका क्या विचार है। आपने देखा इन वीडियो को, जो जनेऊधारी है, जो ब्राह्मण समाज अपने आप को सर्वोच्च बताता, पूरे देश भर के अंदर अपने आप को सर्वोच्च बताता और आरक्षण को ख़त्म करने की मांग भी कर रहा। ये वीडियो जो समुद्र में नदी के अंदर खड़े होकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कह रहे आगे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, और दिखाएंगे कि सभी पार्टियों को दिखा देंगे कि हम ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज भी बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे जो है राजनीतिक पार्टियों को दबाने का भी हिम्मत रखते हैं। और यही वह सवर्ण समाज था जिन्होंने संविधान को भी आज से 3 साल पहले जंतर मंतर पे जलाया था। ये संविधान को भी नहीं मानते, इसलिए इन्होंने संविधान को जलाया था जंतर मंतर पे। तो अगर ये लोग आरक्षण ख़त्म करने की बात करें तो चलो ठीक है, आरक्षण ख़त्म कर देते, लेकिन उससे पहले ये तो बता देते कि आरक्षण सबसे ज़्यादा कौन लेके। तो चलिए थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि आरक्षण समाप्त करने की जो ये लोग मांग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आरक्षण को लेके कौन बैठा है, सबसे ज़्यादा आरक्षण पर कब्जा किसका है। सबसे पहले देखिए, हमारे लोकसभा के अंदर टोटल सीटें एमपी की 543, जो पूरे देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव होते हैं, जो आज केंद्र सरकार बनती है, आज जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में बैठी है, ये जो टोटल एमपी होते हैं 543, उसमें तो शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी समाज के जो लोग हैं वो है 84, यानी कि पूरे देश भर के अंदर 84 एमपी की सीटें जो रिजर्व कैटेगरी है, जिस पे शेड्यूल कास्ट व्यक्ति ही टिकट लेकर चुनाव लड़ता है। उसके बाद आते हैं एसटी के, यानी कि 47 यानी 47 सीटों पे एसटी समाज का व्यक्ति टिकट लेके चुनाव लड़ता। तो और ओबीसी 9, ठीक है, ये तो है लोकसभा के अंदर जो है यानी कि 84 और 47 दोनों को मिला जाए तो 131 सीट टोटल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एमपी बैठे हैं, यानी कि 543 में से 21, यानी कि यहाँ पे संख्या किसकी ज़्यादा है, सवर्ण समाज की, यानी कि जनरल समाज के एमपी सबसे ज़्यादा लोकसभा के अंदर बैठे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 1999 और 2000 की जो गणना हुई थी उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद हर जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। परिसीमन क्या होती है कि जब जनगणना के बाद जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी के हिसाब से उनकी 80 की एसटी की सीटें बढ़ा दी जाती है लोकसभा के अंदर, उसको परिसीमन जनगणना कहते हैं। परिसीमन अधिनियम लागू करते हैं। अधिनियम के लागू होने के बाद
केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है, यानी संसद के अंदर कितनी सांसद होने चाहिए उसका आकलन करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया था, यानी कि 2002 यानी कि 1999-2001 में जो जनगणना हुई थी उसी जनगणना को आधार करके 2002 के प्रावधानों के तहत इसका परिसीमन अधिनियम किया गया था। भारत के संविधान में विशेष रूप से 2002 में संशोधन किया गया था कि 2002 में संशोधन किया गया था और इसमें यह कहा गया था कि 2026 के बाद पहली जनगणना तक 2026 के बाद पहली जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ना हो, यानी कि 2026 तक निर्वाचन जो क्षेत्र है उसका सीमा ना बढ़ाई जाए, यानी कि हमारे अगर SC और ST की आबादी ज़्यादा तो उसके कैंडिडेट ना बढ़ाए जाए। जनसंख्या लोकसभा की सीटों के आवंटन का आधार है, यानी कि जितनी जनसंख्या होती है उसी के हिसाब से लोकसभा की सीटें उसी समुदाय को मिलती है जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। ये जो अनुच्छेद 42 के तहत है, जो 2001 में जनगणना के बाद जो परिसीमन बढ़ा के 2026 तक कोई काउंटिंग नहीं होगी और काउंटिंग होने के बाद जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उसी आबादी के हिसाब से उसके कैंडिडेट की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये है हमारा कानून जो 82 अनुच्छेद 82 के तहत संसद जनगणना के अनुसार माना जाता है। अब बात आती है कि आबादी किसकी है, यानी कि जो 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें हिंदू यानी कि हिंदू जिसमें SC ST OBC को भी हिंदू ही माना जाता है, लेकिन संविधान के अंदर वो हिंदू नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग वो हिंदू नहीं है, लेकिन SC ST OBC को हिंदू माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि वोट बैंक है। अब बात आती है कि शेड्यूल कास्ट SC की कितने % आबादी है। 1999-2000 की जनगणना के अनुसार 22.2% आबादी शेड्यूल कास्ट की है। 2001 की जनगणना के अनुसार 22.2% आबादी शेड्यूल कास्ट की है और ST की 5% आबादी, OBC के 42.8% आबादी और जनरल के 26% आबादी। यानी कि अगर 42 को जमा करके करे जाए तो ये सीधा 42 4 यानी कि 40 47 और 5 है, 47 और 5 52%, यानी कि 51% होगी। 51% जो आबादी हुई वो SC ST OBC को मिलाकर, OBC को तीनों को मिलाकर इनकी आबादी ज़्यादा और इनका SC ST OBC का रिजर्वेशन है, लेकिन इनको रिजर्वेशन जनरल से बहुत कम है, यानी ठीक है। अब अगर हम टोटल जनगणना की जाए तो टोटल जो है, टोटल जिसमें हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जैन सभी कम्युनिटी के लोगों को मिलाकर अगर काउंट किया जाए तो 19.7% शेड्यूल कास्ट है, 8.5% ST है और 43.1% OBC समाज है और 28.8% जनरल समाज है आबादी के हिसाब से। ये है सारी काउंटिंग जो मैंने आपको बताया। अब बात ये आती है कि ये जो सवर्ण समाज के लोग जो नदी के अंदर खड़े होकर आरक्षण खत्म करने की मांग करते हैं, सबसे ज़्यादा तो आरक्षण यही दबा के बैठे। इनकी 15% आबादी है, ब्राह्मणों की आबादी 15% है और आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। सभी हिंदू, सभी मंदिरों के अंदर जितने भी मंदिर हैं, ब्राह्मण यानी कि पंडित बनने का आरक्षण ये लेके बैठे हैं हज़ारों सालों से, यानी कि इस आरक्षण को भी ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा, जितने भी घोटाले होते हैं उसमें SC ST कोई व्यक्ति नहीं होता, SC ST OBC समाज का कोई व्यक्ति नहीं होता जिन्होंने घोटाले किए हो, ठीक है। और आरक्षण के बेस पर थोड़े से डॉक्टर बन भी गए अपने SC ST समाज के, तो सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ इतने सारे हैं। और ये जनेऊधारी अपने आप को भी बताते हैं, जैसे कहते हैं हम जनेऊधारी है, हम ये सबसे सर्वोच्च, चलो हम उनका सर्वोच्च मानते हैं। तो आज ये कोरोना का जो बीमारी फैले हुई है उसके अंदर जो जंग लड़ी जा रही है कोरोना बीमारी को लेकर, उसमें भी SC ST OBC समाज के लोग भागीदारी करें। सफाई कर्मचारी में SC ST के लोग भरे हुए हैं,
ऐसे समाज में जितने क्लरिकल डिपार्टमेंट है, डी ग्रेड की जॉब है, उसमें सारे ऐसे समाज के और एसटी समाज के, यही सारे तो जंग लड़ने लग रहे हैं कोरोना से। अगर ये अपने आप को सोच बताते हैं, अगर आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं तो सभी सीटों पे यही अगर इनको बैठा देता है, अभी वैसे ज़्यादा तो यही बैठे, तो फिर ये कोरोना बीमारी से क्यों आगे आके लड़ते नहीं, क्यों नहीं अपनी बीमारी खत्म होती, क्यों नहीं अपने जो भी इनके पास तरीका उनका इस्तेमाल कर दे। दूसरा, जितने बड़े पद है, जितने भी मतलब कि सेक्रेटरी के पद है, एमपी के पद है, मिनिस्ट्री के पद है, और जितने भी एक ग्रेड की सीटें हैं, सबके अंदर समान समाज बैठा हुआ है, यानी कि सारी सीटों पर तो ये कब्जा कर बैठे। तो फिर आरक्षण ख़त्म करने, कौन सा आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग? सभी पदों पर तो ऊँचे पदों पर तो ये लोग बैठे हैं, शर्मा वर्मा त्रिपाठी उपाध्याय तक भी जाते हैं, जितने भी बड़े पद है, ए लेवल के पद है, सब पे ये लोग बैठे। तो आरक्षण किस लिए ख़त्म करना चाहते हैं? यही तो बैठे हुए शायद है। और आबादी के हिसाब से 15% की आबादी इनकी बनती है, और जो मैंने जनगणना के अकॉर्डिंग सारे आंकड़े आप लोगों को बता दिए। तो SC ST OBC समाज के लोगों जागो और अपनी भागीदारी उपस्थिति करो, अपनी परसेंटेज को काउंट करो, और फिर देखो कि आप लोग कहाँ पे खड़े हो। और हमें जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था, वो आरक्षण आप लोगों को भीख नहीं है, वो आप लोगों का अधिकार है, आप लोगों की सरकार में भागीदारी का अधिकार, आप लोगों की जो सरकारी नौकरी है उसमें भागीदारी का अधिकार, आप लोगों की देश की तरक्की करने के लिए भागीदारी का भी अधिकार है। ये आप लोगों का अधिकार है, कोई भीख नहीं है। आरक्षण जो है ये इस वीडियो के अंदर दिखा गया कि आरक्षण खत्म करें। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट डाले, जरूर डाले। अगर किसी के पास जानकारी है, किसी भी मिनिस्ट्री की या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी महकमे में कोई जानकारी है कि अपने SC समाज के कितने लोग मौजूद है, किन के साथ क्या अत्याचार होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख के दिए और मुझे वहाँ की खबरें भी बना के दे के भेजें और वीडियो बना के दे, ताकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकूँ। और देखो, अभी कोरोना बीमारी फैल गया, मैं यही कहूँगा कि तमाम देश के सारे लोग मिलजुल के, सब एक दूसरे का सहयोग करके सबसे पहले तो इस बीमारी से लड़े। जो नदी में आप लोग खड़े होकर जो आरक्षण खत्म करने की बात करें, उसको बाद में करना, पहले तो आप जिंदा रहेंगे तभी तो आरक्षण खत्म करवाओगे। सबसे पहले तो खड़े हो, इकट्ठे हो और कोरोना की बीमारी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो प्रयास करें, उसके बाद आरक्षण ख़त्म करने की बात की। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम न्यूज़ चैनल से, और मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लेकिन चैनल सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो बढ़िया बढ़िया खबरें आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई खबर है तो मुझे खबरें भेजें और जानकारी भेजें सबूत के साथ, ताकि वो दिखाने लायक हो, क्योंकि बिना प्रूफ के, बिना सबूत के हम किसी खबर को दिखाएंगे नहीं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा से धन्यवाद।